शंकर और सूरजभान इस वक्त छुपकर दूर कबीले में हो रही घटनाओं को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। शंकर, चल अब तो निकल चल, काफी देर हो गई है। इनकी नजर हम पर पड़ गई तो इस खड़ग से सबसे पहले हमारा ही सर काट देंगे। यार तो इतना डर क्यों रहा है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। जरूरी तो नहीं कि वो हमें मार ही डालेंगे। शंकर, सबसे आगे वाले आदिवासी को देख, उसने कैसे अपने गले में मानव हड्डियों की माला पहनी हुई है, तब भी तुम नहीं समझ पा रहे। सूरजभान अभी कुछ बोलता, वहां फिर से धूल भरी आंधी चलने लगी और इन दोनों को फिर से झाड़ी में छुपकर अपना चेहरा ढकना पड़ा था। और कुछ समय बाद फिर से सब साफ हो गया। शंकर, अरे ये सब आदिवासी कहां चले गए? अभी तो सामने ही थे। शायद उस तरफ चले गए होंगे, बड़ी झाड़ियों के पीछे। चलो अच्छा ही हुआ। चल चल चल, हम भी निकल चलते हैं। चल एक बार उस पत्थर की मूर्ति को नजदीक से देख कर आते हैं, कैसी है। क्या क्या कह रहे हो? कौन जाएगा वहां? मैं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चल रहा है ना तो तुम देख कर आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। सूरजभान कुछ सोचता है और शंकर की तरफ देखकर आगे बढ़ जाता है। शंकर, अबे कहां जा रहा है? बेवकूफ हो गया है क्या? जो काम करने निकले वो तो तू कर नहीं रहा, और बेवजह बेफालतू के काम में अपनी टांग अड़ा रहा है। सूरजभान उसकी एक नहीं सुनता और तेजी से चलकर उस प्रतिमा के पास चला जाता है। शंकर भी अपने आजू बाजू देखता है और फिर सूरजभान के पास आ पहुंचता है। सूरजभान, अरे बाप रे, कैसे बनाई होगी ये मूर्ति? इसकी आंखें तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविक हों। सूरजभान ने ये बात हैरानी से बोली थी कि मूर्ति की आंखें वास्तविक लग रही है, पर वास्तव में मूर्ति की आंखें वास्तविक जैसी ही थी। उस राक्षसी की प्रतिमा की आंखें उन्हें देख रही थी। शंकर एकदम से घबरा जाता है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आंखें वास्तविकता में हैं और हमें देख रही हैं। सूरजभान आगे बढ़कर उस मूर्ति के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तू भी बस पीछे ही पड़ जाता है। अबे देख, पत्थर की है, देख, तू भी छूकर देख। शंकर फिर से उस मूर्ति की आंखों में देखता है और झट से अपनी आंखें हटा लेता है। उसे वो भयानक आंखें चुभती हुई प्रतीत हो रही थी। सूरजभान उस मूर्ति के हाथ में पकड़े गए भाले को खींचकर निकालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे उसके हाथ से निकाल लेता है। शंकर, अबे ये क्या कर रहा है? अगर उन आदिवासियों को पता लग गया कि उनकी देवी के हाथ से भाला तूने निकाला है तो तेरे साथ क्या होगा तुझे नहीं मालूम। वापस रख दे मेरे भाई। सूरजभान भाला निकालकर नीचे आ चुका था। शंकर, चल अब चल यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरजभान, हाँ चल। फिर दोनों एक बार फिर से मूर्ति की तरफ देखते हैं और अपनी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद उस मूर्ति में हलचल होनी शुरू हो जाती है और मूर्ति की आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। ऐसा लगने लगा था कि राक्षसी कुपित हो चुकी है, पर अगले ही पल सब शांत हो जाता है। इधर कबीलेवासी अपने कबीले में आ गए थे और अपनी झोपड़ियों में विश्राम कर रहे थे। सरदार संभल, जो आराम से लेटा हुआ था, एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये मैं क्या महसूस कर रहा हूं? किसी ने हमारी कुल राक्षसी देवी को हाथ लगाया है। लगता है हमारे दुश्मन वहां आ पहुंचे हैं। और जल्दी से खड़क उठाकर झोंपड़ी से बाहर आ जाता है। आदिवासी, क्या हुआ सरदार? आप एकदम से इतने बेचैन क्यों हो गए? क्या कोई समस्या आ गई? सरदार, हां, लगता है किसी ने हमारी कुल देवी की प्रतिमा को हाथ लगाया है। चलो जल्दी से, कहीं वे उसे नष्ट ना कर दें। आदिवासी सरदार की बात सुनते ही क्रोध में आ गए थे। अपने हथियार उठाकर वो सरदार के पीछे चल देते हैं। सरदार, मैंने कहा था ना कि हमें अपने शत्रुओं का नाश करने जाना ही होगा, वरना शत्रु हम पर चढ़ा कर देगा। अब वही हुआ। चलो जल्दी से। और सभी भागते हुए उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां उनकी देवी की प्रतिमा थी। और इस तरफ तांत्रिक विशंभर अपना तांत्रिक हवन शुरू कर चुका था, जिससे फलस्वरूप उसके आसपास का क्षेत्र काफी रहस्यमय होता जा रहा था। कामरा भी आज अपने गुरु के साथ तंत्र साधना में लीन था। कुछ ही समय बाद इनकी तंत्र साधना से आकाश में एक विशाल बादल प्रकट हो चुका था और यह बादल इनके हवन कुंड से निकले धुएं से बना था। तांत्रिक विशंभर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब ये मेरी विनाशक शक्ति जाकर मेरा प्रतिशोध लेगी। गुरुदेव,
क्या ये शक्ति हमारी सीमा से बाहर जा सकती है? ये भी तो नष्ट हो जाएगी इस सीमा के बाहर जाते ही। तांत्रिक, नहीं, ये शक्ति मेरी घातक ऊर्जा के साथ पैदा हुई है। देखते जाओ। और फिर वो उस बादल को आदेश दे देते हैं, जाओ और मिटा डालो इस क्षेत्र के लोगों को। बादल बेहद तेज गर्जना करते हुए अगले ही पल एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है, और जो धरती से कुछ ऊपर विचरण कर रहा था। जो आज्ञा मालिक, मैं अभी इस क्षेत्र में तबाही फैला देता हूं और इस शक्ति को तबाह कर देता हूं। तांत्रिक, जाओ मेरा आदेश पूर्ण करो। वो काले बादल का राक्षस जिसके शरीर में रह रहकर बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दो बादल आपस में टकरा रहे हों, और यह हो रहा था बाहर की शक्ति के प्रभाव के कारण। पर वो बादल नष्ट नहीं हो रहा था, बल्कि उतना ही शक्तिशाली दिख रहा था। और इस तरफ शंकर और सूरजभान तेजी से उस बरगद के पेड़ को ढूंढते फिर रहे थे, पर उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सूरजभान, कुछ भी कहो यार, ये भाला बड़े काम का है, और अच्छा किया मैं जो उसे इस राक्षसी की प्रतिमा के हाथ से निकाल रहा है, वरना इतने घने जंगल में घूमने में हमें दिक्कत आ सकती थी। शंकर, ठीक कह रहे हो, ला मुझे भी दिखा, हम भी तो देखें इस भाले को। और वो सूरजभान के हाथ से भाला ले लेता है। सूरज, सिर्फ दिखने में ही भारी नजर आ रहा है ये भाला, हाथ में लेने के बाद तो बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। शंकर, हाँ यार, और फिर बेवजह एक्टिंग करता है उसे इधर उधर घुमाने की। और तभी तांत्रिक विशंभर द्वारा भेजा गया वो राक्षस बेहद तेज शोर मचाता हुआ इनकी ही तरफ बढ़ा चला आता है। सूरजभान, अरे वो क्या है, ये तो कोई राक्षस है और हमारी ही तरफ भागा चला आ रहा है, चल भाग यहां से। शंकर उस राक्षस को देखकर अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसके पैर भागने के लिए तैयार ही नहीं हुए, और भाला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरा। सूरजभान शंकर की हालत को देखकर उस भाले को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को भाग पड़ता है। दोनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चल कर जा रहे हो। काला राक्षस, कहां तक भागोगे? सबसे पहले तुम दोनों को ही मारकर मैं अपनी शुरुआत करूंगा। और बेहद तेज गर्जना करता हुआ उन दोनों के पीछे लग जाता है। शंकर, ये तो हमारे पीछे लग गया, चल उस तरफ भाग। सूरजभान, किधर भागे, ये तो हर तरफ से हमारे सामने पहुंच रहा है, मुझे लग रहा है ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। काला राक्षस तेजी से कभी इस तरफ घूम रहा था और कभी हवा में सवार होकर दूसरी तरफ, और ये दोनों इधर से उधर अपनी जान बचाते भागते फिर रहे थे। और कब तक ये दोनों भागते? थकान इन दोनों पर हावी हो रही थी, उनके कदम बेहाल होकर अब उठने का नाम नहीं ले रहे थे। शंकर, मुझसे नहीं भागा जाएगा, और निढाल होकर वहीं की एक झाड़ी के पास गिर पड़ता है। सूरजभान भी उसी के पास आ बैठता है और अपने हाथ में पकड़े गए भाले को अपने सामने कर लेता है। काला राक्षस बेहद तेजी से हवा में सवार होकर इधर उधर घूम रहा था, फिर दोनों से कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। शंकर घबराई हुई आवाज में, आप कौन हो? हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम तो दो छोटे छोटे लड़के, हमें छोड़ दो। और हाथ जोड़कर अपने आप को झाड़ियों के अंदर डालने की कोशिश करता है। सूरजभान, हमें छोड़ दो, आप जो भी हो हमें मत मारो, आप यहां से चले जाओ। काला राक्षस, पर मेरा काम तो इस क्षेत्र के सभी लोगों को मारने का है, तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, तभी मेरे तांत्रिक स्वामी विशंभर खुश होंगे, समझे तुम दोनों? सूरजभान और शंकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों में कुछ इशारा करते हैं। शंकर, पर तांत्रिक विशंभर तो हमारे भी गुरु हैं, तुम हमें कैसे मार सकते हो फिर? सूरजभान, फिर तो आप और हम भाई भाई हुए। और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। काला राक्षस, अच्छा, तुम मेरे स्वामी, तुम्हारे गुरुदेव हैं, फिर तो मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं,
बेवजह मैंने समय खराब कर दिया तुम दोनों के पीछे। शंकर, जाओ जाओ जाओ, हम भी बस थोड़ी देर बाद अपने गुरु विशंभर से मिलने जा रहे हैं। काला राक्षस एक तरफ को बढ़ता है और फिर वापस दोनों की तरफ मुड़ता है और अपनी लाल लाल आंखें दिखाता है। शंकर और सूरजभान फिर से डर कर सिमट जाते हैं और उसकी भयभीत कर देने वाली आंखों को देखने लगते हैं। शंकर, अब क्या हुआ भाई, वापस लौट कर क्यों आ रहे हो? काला राक्षस उन दोनों के बिल्कुल पास आ जाता है, फिर उनके चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगता है। सूरजभान, आपको कुछ चाहिए क्या हमसे, दारू वगैरह? काला राक्षस, मैं दारू नहीं, खून पीता हूं, खून। और फिर इन दोनों के चेहरे पर अपना हाथ घुमाता है। शंकर, देखो हमें देर हो रही है, हमें गुरु विशंभर जी के पास जाना है। अगर तुम नहीं जाने दोगे ना तो तुम्हारी हम शिकायत कर देंगे वहां जाकर, समझे तुम? हाँ, हमें जाने दो। काला राक्षस उन दोनों को कुछ अजीब तरह से छूकर देखता है और फिर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। शंकर, ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। काला राक्षस, कौन हो तुम दोनों? तुम तो मुझे कबीले वाले लग नहीं रहे, फिर तुम्हारे हाथ में ये भाला कहां से आया? सूरजभान, ये तो मैं वहां से उठाकर लाया हूं, उस तरफ से। तुम्हें चाहिए क्या? लो, तुम ले लो इस भाले को, मुझे नहीं है इसकी जरूरत। और उस भाले को सूरजभान उस काले राक्षस की तरफ बढ़ा देता है। काला राक्षस एकदम से, नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और कुछ कदम पीछे की तरफ हवा में तैर जाता है। सूरजभान, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो। काला राक्षस, अच्छा मैं चलता हूं। अगर तुम दोनों मेरे स्वामी के शिष्य नहीं होते तो मैं तुम्हें भी मार डालता, पर अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, जाओ तुम दोनों। शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बख्श दी। चलो सूरजभान। और सूरजभान को लेकर एक तरफ को आगे बढ़ जाता है। काला राक्षस इन दोनों को जाते हुए देख रहा था और उसकी नजर सूरजभान के हाथ में थमे भाले पर ही थी। शंकर, चल भाई, अब वो बरगद का पेड़ नहीं मिलने वाला, पता नहीं इतने सारे पेड़ों के बीच में कहां होगा, और अब रात भी होने वाली है। मैं सरपंच की कोठी में पहुंच जाना चाहिए, वरना कोई जानवर हमारा शिकार ना कर ले। सूरजभान, ठीक है, चलो हवेली पर ही चलते हैं, कल सुबह दोबारा से इस बरगद के पेड़ की खोज करेंगे। और फिर दोनों हवेली की तरफ बढ़ गए, जहां शंकर के मां बाप भी गए हुए थे। दूसरी तरफ सरदार संभल अपनी योद्धाओं के साथ अपने कुलदेवी की प्रतिमा के पास आ पहुंचा था, और वहां आते ही आदिवासियों की नजर कुलदेवी के हाथ में पड़ चुकी थी, और वहां भाले को ना देखकर वे बेहद हैरान हो गए थे। आदिवासी, सरदार, कुलदेवी का हथियार किसी ने उसके हाथ से निकाल लिया है, ये तो बेहद खतरनाक है। सरदार, पर उस भाले को अपने साथ कोई ले जा कैसे सकता है? उसे उठाने की शक्ति तो किसी में भी नहीं है, मैं भी उसे नहीं उठा पाता। आदिवासी, कौन है फिर इतना शक्तिशाली जो हमारी देवी के शस्त्र को उठा कर ले गया? उसे ढूंढना होगा सरदार। सरदार, तब ठीक है, फिर जाओ चारों तरफ और ढूंढ निकालो उसे। आदिवासी, ठीक है सरदार। और फिर सभी आदिवासी अपनी कुलदेवी के हथियार वाले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और अभी ये आदिवासी एक तरफ को बढ़े ही थे कि काला राक्षस बेहद तेज गर्जना करते हुए इनके सामने आ गया, जिसे देखकर सभी कबीलेवासी फिर से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा के सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में भी अब मशालें जल उठी थी। सरदार, यह तो किसी काली शक्ति की माया है, किसी तांत्रिक ने हम पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। आदिवासी, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं सरदार, वरना यह राक्षस तो हम सबको मार डालेगा। काला राक्षस वहां पहुंचकर उस कुलदेवी के क्षेत्र से कुछ बाहर ही रुक गया था। सरदार, कौन है तू और क्या चाहता है? काला राक्षस, मैं तुम सबको मारने आया हूं, जल्दी से बाहर आ जाओ। सरदार, हमें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं, और तुम अंदर आ नहीं सकते हमें मारने। तो कब तक तुम सभी लोग यहां खड़े रहोगे? मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगा, और
जैसे ही तुम लोग बाहर आओगे मैं तुम सबको मार डालूंगा। आदिवासी, सरदार ये ठीक कह रहे हैं। आप इस पर अपने खड़क से प्रहार कीजिए, तभी ये मारा जाएगा, वरना हमारे कबीले की तरफ चला गया तो वहां हमारे बच्चों को ये मार सकता है। काला बादल, तुम लोग यहीं चुप कर रहना चाहते हो तो यहीं बैठे रहो। मैं चला तुम्हारे कबीले की तरफ और अभी मैं सारे कबीले को मिट्टी में मिला दूंगा और वहां तुम्हारे बच्चों का गरम गरम खून पी जाऊंगा। आदिवासी उसकी बात सुनकर बेहद डर रहे थे। सरदार, मेरी बात सुन, तू जो भी है यहां से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना मैं इसी खड़क से तुझे मार डालूंगा। काला बादल, पर मारने के लिए तुझे मेरे पास तो आना ही होगा और जब तक तू मेरे पास आएगा मैं यहां से दूर निकल जाऊंगा। और फिर काला बादल एक तरफ हवा में लहरा गया। आदिवासी, ये तो हमारे कबीले की तरफ जा रहा है, फिर से हमें चलना चाहिए सरदार, वरना वहां भारी नुकसान हो जाएगा। सरदार, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हम अभी अपनी देवी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे कबीले को सुरक्षित कर दे। और फिर सभी अपनी कुल देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और सरदार संभल मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान अब अंधेरे में ही तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किसी कबीले के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनके चारों तरफ छोटी और बड़ी झोपड़ियां बनी हुई थी। कुछ बच्चों की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो इनको देखकर शोर मचाने लगते हैं। शोर को सुनकर कबीले की औरतें भी बाहर आ जाती हैं। शंकर, भाग भाई, एक मुश्किल से बचकर आए तो ये दूसरी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। सूरजभान, उस तरफ भागो। दोनों उस कबीले के एक तरफ भाग पड़ते हैं, पर उस तरफ से भी एक अजीब स्वर उठने लगा था, इसलिए इन दोनों को फिर से वापस कबीले के दूसरे छोर की तरफ भागना पड़ता है। लगता है आज मारे जाएंगे। इधर देखो, जल्दी आओ, उस घास के ढेर की तरफ भागो, हम उसमें छुप सकते हैं। और दोनों तेजी से भागकर घास के ढेर पर पहुंच गए थे और दोनों ने अपने आप को घास फूस के ढेर में छुपा लिया। कबीले के औरतें, बच्चे और आदमी इन दोनों को ढूंढने लगे थे और अपने मुंह से जाने कैसी कैसी आवाज भी निकाल रहे थे जो इन दोनों को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे हैं आदिवासी लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे साले, लेकर भी तो तू ही आया है यहां, तुझे देखा नहीं हम कबीले के बीच में आ पहुंचे। अबे यार, अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर तक, इसलिए कबीले की झोपड़ियां नजर ही नहीं आई। कबीले के लोग इन दोनों को ढूंढ रहे थे कि तभी उस कबीले के ऊपर एकदम से तेज प्रकाश हो गया और वहां काला राक्षस आ पहुंचा। उसने अपनी शक्ति से उस पूरे कबीले के ऊपर एक तंत्र जाल बना दिया, जिसके प्रभाव से कोई भी अब कबीले से बाहर नहीं जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। काला राक्षस को देखकर सभी कबीले के बच्चे, औरतें और लोग डर कर इधर उधर भागने लगे, पर कबीले से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। काला राक्षस, कोई भी यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। आज मैं सबको पकड़कर अपनी भूख शांत करूंगा, सब मेरे पेट में जाएंगे। और इधर सरदार संभल अपनी कुलदेवी की पूजा में लग चुका था, पर कुलदेवी उसके सामने प्रकट नहीं होती और एक आकाशवाणी वहां हो जाती है। मैं अभी दोबारा तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती। जाओ, अपने कबीले वालों की खुद ही रक्षा करो। हर बार मेरे आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो ताकत दी है उसी का प्रयोग करो। जाओ। सरदार संभल कुलदेवी की आवाज सुनकर और उनकी बात जानकर, चलो मेरे वीर साथियों, अब हमें ही अपने कबीले की रक्षा करनी होगी। और वो सब अपने कबीले की तरफ भाग पड़ते हैं। जब ये सब लोग अपने कबीले के पास पहुंचे तो एक अदृश्य शक्ति से टकराकर रुक गए। सरदार, ये हमारे कबीले के ऊपर प्रकाश कैसा है और हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे। लगता है उस काले शैतान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे कबीले के ऊपर कर दिया है। अब वो सारे कबीले वासियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।